नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम सहायक संधियों का अध्ययन करेंगे। सहायक संधि को इंग्लिश में हम सब्सिडियरी अलायंस के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन हमें होता है या सामान्यतः हम लोग रटते हैं कि वेलेज़ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है या वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि को प्रारंभ किया था। तो आपको वेलेज़ली का तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लॉर्ड वेलेज़ली रियल में अगर हम देखें तो सहायक संधि का जन्मदाता नहीं था। इसने सिर्फ क्या किया था, इसे स्पष्ट तौर पर क्रियान्वित एवं परिभाषित ही किया था। रियल में अगर हम देखें कि भारत में जनक किसे कहा जाता है सहायक संधि का, तो सहायक संधि का जनक भारत में डुप्ले को कहा जाएगा। डुप्ले को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। डुप्ले के बारे में आपने कर्नाटक के युद्धों में पढ़ा होगा। नहीं भी जानते होंगे तो उसकी कर्नाटक के युद्धों की थोड़ी झलक यहाँ पर दी गई है। आपको पता होगा कर्नाटक युद्धों के दौरान एक व्यक्ति होता है मुजफ्फर जंग, जिसकी मदद करने का काम करते हैं डुप्ले, और दूसरे व्यक्ति होता है चंदा साहब। तो चंदा साहब की मदद करने के बाद इन्होंने मुजफ्फर जंग की मदद की थी और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बनाया था। इसके बदले में मुजफ्फर जंग ने क्या किया था, इनकी सेना को अपने यहाँ ठहरने का मौका दिया था और इसी चीज को ही या सहायक सेना रखने का अवसर दिया था मुजफ्फर जंग ने अपने पास। किसकी सहायक सेना को? डुप्ले की सहायक सेना को। तो इसी प्रकार की संधि को ही हम सहायक संधि कह सकते हैं। हालांकि ये एकदम सिंपल सी बात थी उस समय। सेना को रखने का मौका दिया गया जनरल बुसी के नेतृत्व में, और इसमें जो नियम शर्तें आगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बहुत ज़्यादा साधारण नियम शर्तें थी। लेकिन इसी चीज को, इसी प्रक्रिया को आगे चल करके वेलेज़ली आएंगे, लॉर्ड वेलेज़ली, ये ब्रिटिश गवर्नर होंगे। तो लॉर्ड वेलेज़ली इसी में और नमक मिर्च लगा करके इसको पेश करेंगे। तो इस तरह से वेलेज़ली की जो सहायक संधि है वो काफी ज्यादा क्लियर होती है। कह सकते हैं कि इन्होंने दाल बनाई थी और इसको दाल फ्राई करके बाद में वेलेज़ली ले आते हैं। तो इस तरह से पॉपुलर कौन ज्यादा हो जाता है देश में? सहायक संधि के नाम से पॉपुलर हो जाते हैं वेलेज़ली। लेकिन अगर हम रियल में देखें तो इसको स्टार्ट किया था भारत में डुप्ले ने। तो कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बच्चे वेलेज़ली को लगा कर आते हैं, वहां पर गलत हो जाता है। तो दो बातें अच्छी तरह से क्लियर हो रही हैं। जनक की बात करें आपको भारत में, तो फ्रांसीसी अधिकारी, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले। अगर आपको पूछा जाए कि इसको और अच्छी तरह से मॉडिफाई किसने किया, तो आप लॉर्ड वेलेज़ली का नाम बताएंगे। और इस संधि के तहत लॉर्ड वेलेज़ली ने पूरे साम्राज्य का विस्तार कर दिया था काफी ज्यादा। आइए किस तरह से उसने इसको लागू किया था, इसको जान लेते हैं। अल्फ्रेड लायल एक इतिहासकार हैं, ये उनका तस्वीर है। अल्फ्रेड लायल के अनुसार सहायक संधि को 4 चरणों में बांटा जा सकता है। इन चरणों को आइए देख लेते हैं। ब्रिटिश सेना को किराए पर देना, मित्रों के सहायतार्थ युद्धों में भाग लेना, मित्रों की रक्षा का भार स्वयं उठा लेना और भारतीय राज्यों में सहायक सेनाएं रख देना। इसको एक हम कहानी के रूप में समझने का प्रयास करते हैं इस कार्टून के माध्यम से। ये लोग करते क्या थे? अंग्रेज या वेलेज़ली की हम बात करें, मान लीजिए जो लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वेलेज़ली को हम डिनोट करेंगे इससे। और ये दो एम्पायर हैं, एक ये राज्य है भारत में और इधर ये जो पतलू है वो भी एक प्रकार का राज्य है। दो अलग अलग साइज के राज्य हैं, यानी एक राज्य कमजोर है और एक राज्य बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो वेलेज़ली किसके पास जाता था? वेलेज़ली कमजोर वाले के पास जाता था और क्या कहता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये तुम्हारा जो पड़ोसी है तुमको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं तुम्हारी इससे बदले में हेल्प करूंगा, सुरक्षा करूंगा। तो इस तरह से ये दोनों लोग दोस्ती कर लेते थे और इसमें बेनिफिट दोनों तरह से होता था। किसका? अंग्रेज अधिकारियों का या अंग्रेजों का होता था। कैसे बेनिफिट होता था, उन बेनिफिट्स को हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही है कि इस छोटे राज्य की मदद करने के लिए, यानी पतलू की मदद करने के लिए, अंग्रेज अपनी सेना किराए पर दे देते थे उनको। तो पहला काम ये होता था, सेना उनको किराए में देते थे। दूसरी बात, मित्रों के सहायतार्थ युद्ध या सहायता के लिए युद्धों में भाग लेते थे। अंग्रेज इसकी सहायता करने के उद्देश्य से युद्धों में भाग लेते थे और उन युद्धों में भाग लेने के पश्चात वो इनडायरेक्टली इस जो शक्तिशाली राज्य है उसको कमजोर करने का प्रयास करते थे। साथ ही
कहते थे कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, यानी पतलू से कहते थे कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे। उधर इनडायरेक्टली इसको कमजोर भी कर रहे हैं और इनकी रक्षा करने का जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो अपनी सहायक सेनाएं यानी अपनी जो आर्मी होती थी, उस आर्मी को इस पतलू के राज्य में ठहरा दिया जाता था इनके द्वारा। तो इन 4 कामों को करने के बाद बेनिफिट कैसे होता था, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने इस व्यक्ति को क्या किया है, इस छोटे राज्य वाले शासक को अपनी सहायक सेनाएं दी हैं, अपनी आर्मी दी है। उसके बदले में जो वेलेस्ली था वो क्या करता था, इनसे बदले में कुछ रुपए या खर्च की मांग करता था। साथ ही खर्च मांगने में वो हमेशा प्रयास ये करता था कि धन लेने के बजाय वो भूभाग लेने पर ज़्यादा बिलीव करता था, क्योंकि भूभाग लेगा तो साम्राज्य का विस्तार होगा। साथ ही साथ उन सिपाहियों को जो इनके अंडर में रखा गया है, ब्रिटिश सेना को जो रखा गया है उस छोटे राज्य के अंडर में, तो उसका खर्चा भी उठाने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, उसके खर्चे उठाने की जिम्मेदारी भी भारतीय रियासतों की होती थी। 2-3 बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। सहायक सेना रखी जाएंगी, सहायक सेना का खर्चा भी कौन उठाएगा, वो छोटा कमजोर राज्य उठाएगा। साथ ही साथ उसके बदले में जमीन या पैसा भी अंग्रेजों को प्राप्त होगा। इतनी चीजें होने के बाद आइए चलते हैं, शर्तें क्या होती थी इनकी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट मौजूद रहेगा। ब्रिटिश रेजिडेंट कहने का मतलब एक प्रकार का अधिकारी होता था, और यह उनके दरबार में रहता था। जिस राजा ने सहायक संधि को स्वीकार किया है उसके दरबार में रहता था और उनकी विदेश नीति पर नियंत्रण रखता था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यानी वो बाहर के किस राज्य से दुश्मनी कर रहे हैं, किस राज्य से दोस्ती कर रहे हैं, इस बात की जानकारी उनको होती थी अंग्रेजों को, और बिना उनकी परमिशन के वो किसी से ना तो दोस्ती कर सकते थे और ना ही दुश्मनी कर सकते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था जिससे वो छोटा राज्य कभी अंग्रेजों के दोस्तों से, अंग्रेजों के जो फ्रेंड्स होते थे, तो फ्रेंड्स से कभी क्या ना कर डाले, लड़ाई झगड़ा ना कर डाले। और साथ ही साथ अंग्रेजों के जो दुश्मन होते थे, उनके जो इनेमीज होते थे, तो उन इनेमीज से वो दोस्ती न कर बैठे। इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज हमेशा क्या करते थे, उनकी विदेश नीति पर नियंत्रण रखते थे। और अगली महत्वपूर्ण बात ये थी कि राज्यों की सुरक्षा का भार कंपनी के कंधों पर ही था, परंतु इस सेना का खर्च भारतीय राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। मैंने आपको पहले बताया था, जितनी भी आर्मी उस राज्य में रहेगी उसका खर्चा, उसका वेतन, सैलरी जो भी होगी वो उस राज्य को ही उठानी पड़ेगी। इस तरह से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आंतरिक मामलों में दखल करने की कोई भी बात नहीं कहते थे कि हम आंतरिक मामलों में आपके कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी विदेशी जो नीतियां होगी हमारे नियंत्रण में काम करेंगी। ये संधि की शर्तें हुआ करती थी। इससे अंग्रेजों को बेनिफिट क्या होता था, तो बेनिफिट ये होता था कि चारों तरफ से पैसे ही पैसे का उनको बेनिफिट होता था। कैसे बेनिफिट होता था, चलिए देख लेते हैं। सेना को उन्होंने रख दिया है किसके पास, अंग्रेजों के पास। ये जो सेना है उसको उन्होंने किसके पास रख दिया है, उस छोटे राजा के पास रख दिया है। और उस छोटे राजा के पास रखने की वजह से क्या हो गया, उनका आर्थिक बोझ कम हो गया। लाखों की जो सेना होती थी उस पर जो पैसे अभी तक खर्चा करते थे, तो वो पैसे उनको खर्चा नहीं करने पड़ते थे। साथ ही उनको जब काम होता था तो अपनी सेना को बुला भी लेते थे, काम भी कर लेते थे और सैलरी उस छोटे राज्य से दिलवाते थे। साथ ही साथ भारतीय संघ के निर्माण का सपना टूट गया, यानी इस तरह में उन्होंने किसी भी भारतीय राज्य को आपस मिलने नहीं दिया आपस में, क्योंकि वो आपस में मिल करके कभी भी भारतीय जो शासक थे वो अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन सकते थे। इस समस्या से भी उन्होंने निजात पा ली। एक काफ़ी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था अंग्रेजों के लिए। और साथ ही साथ उनका राज्य विस्तार भी होता रहा, उनके एम्पायर में भी ग्रोथ होती रहती थी। फ्री में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे ही उनके एम्पायर में ग्रोथ हो जाती थी। इस तरह से आपने देखा अंग्रेजों को चारों तरफ से बेनिफिट हो रहा था और वो दिनों दिन रातों रात माला माल हो रहे थे। ये महत्व हुए संधि के। आइए अब जान लेते हैं इस संधि को स्वीकार करने को लेकर के कौन कौन से राज्य आते हैं और उनके बारे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के बारे में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों में हालांकि अवध का एक तरह से देखा जाए तो पहला नंबर आता है,
लेकिन वो उतना ज़्यादा उस समय इम्पोर्टेंट नहीं था। आपको बताया गया था या आपने कभी पढ़ा होगा 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और इलाहाबाद की संधि जो दूसरी संधि होती है उसमें नवाब शुजाउद्दौला को ठिकाने लगाया जाता है या उसको सबक सिखाया जाता है और उसके अंडर में सहायक सेना रख दी जाती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इस वजह से हम देखेंगे क्यों पॉपुलर नहीं है, क्योंकि वो जो सहायक संधि है वो वेलेज़ली की सहायक संधि नहीं है। वेलेज़ली 1765 में नहीं था, ठीक है। तो सहायक संधि जो रियल में अंग्रेजों के समय में अस्तित्व में आती है वो वेलेज़ली के द्वारा आती है। तो लॉर्ड वेलेज़ली आपको पता है, लॉर्ड वेलेज़ली कब आता है? 1798 में आता है और जैसे ही आता है उस दिन से ही उसने तहलका मचाना चालू कर दिया था। तो लॉर्ड वेलेज़ली को जो सहायक संधि सबसे पहली बार किस राज्य ने स्वीकार की थी? हैदराबाद। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। तो हैदराबाद रियासत को आपको यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, मैप में समझते भी जाएंगे। मैसूर, ये रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है, कर्नाटक के पास। तो मैसूर दूसरा एम्पायर था। आपने कहानी पढ़ी होगी, जब टीपू सुल्तान को ये प्रस्ताव दिया जाता है 1798 में, तो टीपू सुल्तान इसको मना कर देता है और इस तरह से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 में क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। हालांकि बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने क्या किया था? इस संधि को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वो उसके अंग्रेजों के रहमो करम पर ही बने हुए थे। मैसूर के बाद तीसरा जो राज्य है जिसने इस संधि को स्वीकार किया था वो अवध। अब यहाँ पर अवध दोबारा प्राप्त कर रहा है सहायक संधि को, तो अवध आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है। अवध के बाद पूना, पूना के जो पेशवा हैं, यहाँ पर पूना रियासत थी, उसके पेशवाओं ने इसको स्वीकार किया था 1802 में। इसके बाद बरार के भोसले, तो भोसले ये पूरा आपको डायनेस्टी व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो भोसले लोगों ने बरार रीजन पर रूल किया था, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया था। और ग्वालियर के सिंधिया, तो ये आपको ग्वालियर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस जगह पर सिंधिया रूल करते थे। तो आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले हैदराबाद नंबर 1 पर, इसके बाद मैसूर, मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद आपने पूना के पेशवा, बरार के भोसले और ग्वालियर के सिंधियाओं को इस संधि को स्वीकार करते हुए देखा था। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कर लेते हैं, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन जैसे हमने आपको डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बताए थे, जिस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं। सबसे पहली बात, इनके क्रम को दिया जाएगा आपको कि इनके क्रम को सेट करिए। सबसे पहले किसने स्वीकार किया, दूसरे नंबर पर किसने, तीसरे नंबर पर किसने स्वीकार किया। और दूसरा तरह से क्वेश्चन बन सकता है इनके टाइम पीरियड को देकर के। इनके टाइम पीरियड को दिया जाता है एक साइड, दूसरी साइड इनके नाम को दिया जाता है राज्यों के, और उनको सेट करना होता है। एक चौथे तीसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है कि 3 ऐसे राज्यों के नाम लिखे जाएंगे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, और एक बाहर से ऐसे राज्य को लिखा जाएगा जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो आपको वहां पर छांट कर बताना होता है। आइए एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेलेज़ली ने भी कुछ हिस्सों को, कुछ प्रांतों को कुशासन के आरोप लगा करके अपने अंडर में लिया था। जैसे हमने आपको वहां पर बताया था, डलहौजी ने अवध को अपने अंडर में लिया था कुशासन का आरोप लगा करके, उसी तरह से इसने कुशासन के आरोप को लगा करके 3 हिस्सों को अपने अंडर में लिया था, 3 रियासतों को, तंजौर, इसके बाद सूरत और इसके बाद कर्नाटक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, इन 3 को इन्होंने शासन के आरोप को लगा कर अपने अंडर में ले लिया था। इस तरह से हमारा ये टॉपिक लगभग खत्म है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट हैं थॉमस मुनरो का। थॉमस मुनरो को आपने पढ़ा होगा, ये मद्रास का गवर्नर हुआ करता था और कैप्टन रीड के साथ मिलकर के इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। थॉमस मुनरो का ये स्टेटमेंट है, आप देख लीजिएगा, खास महत्वपूर्ण ये सब नहीं है। इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम अगले टॉपिक में भारतीय सिविल सेवा के इतिहास को प्रारंभ करेंगे और इसके पश्चात हम आधुनिक भारत में समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।